नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटा दी है। हालांकि सीटों के आरक्षण और तमाम अन्य मामलों को लेकर सरकार को नोटिस भी दिया गया है, जो 3 हफ्ते में सरकार को जवाब देना है। यानी अब चुनाव जुलाई में तय हो सकेंगे और पूर्व में जारी आरक्षण के हिसाब से ही पंचायत चुनाव होंगे। सरकार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था कि चुनाव पर लगी रोक हटाई जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने 9 जून के चुनाव नियमावली का गजट पब्लिकेशन नहीं होने को आधार बनाकर रोक लगाई थी, लेकिन 14 जून को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में सरकार ने कहा कि आरक्षण एकदम ठीक है। अगर आरक्षण का रोस्टर पहले भी जारी किया गया है, तब भी अधिकांश सीटों का आरक्षण बदलाव किया गया है। कोर्ट ने जो है मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर लिया, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे अपना। चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। उधर पंचायत चुनाव पर रोक हटते ही राज्य निर्वाचन आयोग एक्टिव हो गया है। आयोग अब हाईकोर्ट की कॉपी का इंतजार कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार का कहना है कि ऑर्डर पढ़ने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एक बड़ी राहत है सरकार के लिए कि जो रोक लगाई गई थी चुनाव पर, वो रोक फिलहाल हटा ली गई है, और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी राहत हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 25 से 28 के बीच नॉमिनेशन होना था, लेकिन इसी बीच चुनाव प्रक्रिया को रोकना पड़ा था, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला चला गया था और हाईकोर्ट ने इसे स्टे कर दिया था। लेकिन आज स्टे वैकेट हो गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो चुनाव की प्रक्रिया है वो एक बार फिर से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, केवल हाईकोर्ट की हार्ड कॉपी का वो इंतजार कर रहे हैं कि हाईकोर्ट ने क्या क्या दिशा निर्देश उसमें दिए हैं, उसके अनुसार आगे का कार्यक्रम जारी होगा। जी धन्यवाद सुनील, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जमरानी बांध प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा हुई। मीटिंग में प्रमुख सचिव, सिंचाई सचिव और राजस्व सचिव मौजूद रहे। इधर देहरादून के ईडी दफ्तर में पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से पूछताछ चल रही है। वन विभाग में हुए घोटाले को लेकर ये पूछताछ की जा रही है। इससे पहले दिल्ली से जांच एजेंसी ईडी ने हरक सिंह रावत को सम्मन भेजा था और शुक्रवार को देहरादून में ईडी दफ्तर में पहुंचने के निर्देश जारी किए थे। कॉर्बेट के पाखरौ केस को लेकर ये पूछताछ चल रही है। दीपांकर भट्ट देहरादून से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। दीपांकर, कितनी देर हो गई है, क्या अब भी पूछताछ चल रही है? बिल्कुल मेनका, लगभग 11:15 बजे हरक सिंह रावत ईडी के ऑफिस में पहुंचे थे और 3 घंटे होने को हैं और लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। और ये पाखरो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो मामला है, उसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और ईडी इससे पहले भी हरक सिंह रावत से पूछताछ कर चुकी है, उनके करीबियों से पूछताछ कर चुकी है। लेकिन अब आज अचानक से उन्हें फिर बुलाया गया ईडी की तरफ से, जबकि उनके करीबियों का कहना है कि ज्यादातर मसलों में ईडी उनसे सवाल जवाब कर चुकी है। तो ऐसे में आज ईडी क्या कुछ उनसे जानना चाहती है, उनके जो करीबी बताते हैं कि कुछ फाइनल कंक्लूजन या फिर लास्ट में कुछ एक आध जो सवाल बचे हों, उसको लेकर ईडी आज उनसे पूछताछ कर रही होगी। और उम्मीद ये थी कि 2 घंटे में ये पूछताछ खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी पूछताछ लगातार यहाँ पर चल रही है। इनका जी, तो लंबी पूछताछ चल रही है आज फिर हरक सिंह रावत से। धन्यवाद दीपांकर, आप आगे भी नजर बना कर रखिए इस पूरी खबर पर। देहरादून से एक बड़ी खबर, 1 जुलाई तक बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। केंद्रीय बीजेपी ने कार्यक्रम घोषित किया है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर है बीजेपी के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एक नया चेहरा
1 जुलाई तक बीजेपी को मिल जाएगा, यानी कि प्रदेश में 1 जुलाई से बीजेपी का नया अध्यक्ष बीजेपी को मिलने वाला है। केंद्रीय बीजेपी ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है और इसके लिए मंत्री हर्ष मल्होत्रा को चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले अलग अलग राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना है। ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है और उत्तराखंड को 1 जुलाई से पहले ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी को एक बड़ी जानकारी इस वक्त, हर्ष मल्होत्रा चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। सुनील नौप्रभात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। सुनील, कौन कौन से नाम हैं जो कि रेस में आगे हैं? देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी, लेकिन क्योंकि विभिन्न कारणों से चुनाव पिछले 2 से 3 महीने से लगातार लटकता चला आ रहा था। अभी मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, जुलाई में उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। इससे पहले 28, 29 और 30 तक इस महीने के लास्ट में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है। इसके लिए बीजेपी के अंदर से बहुत सारे दावेदार समय समय पर दावेदारी करते रहे हैं। खासकर प्रदेश महामंत्री, जो अभी मौजूदा प्रदेश महामंत्री हैं आदित्य कोठारी, वो भी इसकी दौड़ में हैं। पूर्व विधायक विनोद चमोली भी इसकी दौड़ में है। इसके साथ साथ विधायक खजान दास का नाम भी समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष के लिए आता रहा है। तो अब देखना होगा कि 29, 30 को बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। कौन नया चेहरा सामने आता है? जी धन्यवाद सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल कई नाम है चर्चा में, रेस में कौन पास होता है, कौन आगे निकलता है, आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा। रुद्रप्रयाग बस हादसे में एक और लापता तीर्थयात्री का शव मिला है। मृतक संजय सोनी राजस्थान के रहने वाले थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं हादसे में लापता 8 लोगों की भी तलाश जारी है। आपको बता दें, गुरुवार को मिनी बस अलकनंदा नदी में गिर गई थी, जिसमें अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 तीर्थयात्री अभी भी लापता है। संदीप प्रसाद ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताएं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और कल के बाद जो 9 लापता लोग थे उनमें से एक व्यक्ति का जो शव है वो मिल चुका है और राजस्थान का वो व्यक्ति मृतक है जो राजस्थान का है और उसका पुलिस ने जो पंचायतनामा होता है और जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई होती है वो पुलिस कर रही है और इसके बाद जो भी उसके परिजन होंगे उनके सुपुर्द, डेड बॉडी उनके सुपुर्द की जाएगी पुलिस द्वारा। और जो अन्य लोग अभी जो 7 लोग और हैं उनकी भी खोजबीन जारी है। जो 8 लोग और हैं अभी भी लापता, उनकी खोजबीन जारी है। लगातार पुलिस, SDRF पुलिस की जो गोताखोर टीम है वो लगातार खोजबीन में जुटे हुए हैं और जैसे ही उनको ये डेड बॉडीज या लापता लोगों की खोजबीन करते हैं, उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं तो उनके परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। जी धन्यवाद संदीप। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। एक और डेड बॉडी बरामद कर ली गई है, लेकिन अभी भी जो लोग लापता हैं उनकी तलाश चल रही है। विकासनगर से बड़ी खबर, जहां कालसी इलाके के कोलिया खंड के पास एक मिनी ट्रक गहरी खाई में गिर गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग जख्मी हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और SDRF ने घायलों का रेस्क्यू किया, उन्हें अस्पताल तक भेजा गया। तीनों हिमाचल के रहने वाले थे और दिल्ली से टमाटर बेचकर लौट रहे थे। तभी अचानक ही ट्रक की स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ट्रक खाई में जा गिरा। उधर रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर एक बार फिर हादसा हुआ है, जहां पर एक शख्स खाई में गिर गया, उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही SDRF शव को खाई से बाहर निकालने पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। व्यक्ति स्थानीय निवासी है। पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद उत्तरकाशी में भागीरथी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं स्यूना गांव में भागीरथी नदी में पैदल रास्ता भी डूब गया। इस बीच ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। इन तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गांव वाले अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते रास्ते को पार करने को मजबूर हैं। इस जगह पर लंबे समय से पुल की मांग की जा रही है, लेकिन पुल की जगह ट्रॉली लगा दी जाती है। रस्सी खींचने के दौरान कई बार गांव वाले चोटिल भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग पैदल रास्ते में जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं।
उत्तरकाशी के डुंडा भटवाड़ी में सुबह से ही हल्की बारिश जारी है। साथ ही पहाड़ों पर धुंध छाई हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री धाम पड़ाव पर भी इसी तरह का मौसम देखा जा रहा है। इस बीच यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों को जरूर बारिश की वजह से कुछ दिक्कतें हो रही हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर बारिश में सफर काफी खतरनाक हो जाता है। बारिश के दौरान पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है और ऐसे में यात्रियों को सावधानी पूर्वक सफर करने की जरूरत है। बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह गिर रहे पत्थरों की वजह से सड़क खतरनाक हो चुकी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंगा आरती प्लेटफॉर्म पानी में डूब चुका है। हालांकि अभी गंगा वार्निंग लेवल से नीचे बह रही है। गंगा में पर्यटक स्नान के लिए गहरे पानी में उतर रहे हैं। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, ये डर लगातार बना हुआ है। गंगा सभा और जल पुलिस के द्वारा लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है। सैलानियों को जागरूक किया जा रहा है कि वो गहरे पानी में न जाएं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाई हुई है, लेकिन 2-3 दिन से रेलिंग भी पानी में डूबी हुई है, इसलिए और भी सावधानी की जरूरत है। कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो घाट पर आगे बढ़ जाते हैं, उनको रोकने के लिए जल पुलिस अपना प्रयास कर रही है। हिमाचल में गुरुवार को प्रकृति ने जो तबाही मचाई, उससे उत्तराखंड भी सहम गया। इसके बाद अब उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में जुटा है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक बनावट हिमाचल जैसी ही है। हर साल मानसून में भूस्खलन, बादल फटना, सड़कों का तबाह होना आम बात है। लेकिन उत्तराखंड में इसी दौरान चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर होती है, जो इसे हिमाचल से भी ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है। यही वजह है कि आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और 30 जून को बाढ़ से निपटने की मॉक ड्रिल भी विभाग कराने जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है। आप देख रहे हैं सब जगह लगातार ट्रेनिंग चल रही है, लगातार बताया जा रहा है और अभी हम लोग 30 तारीख को मॉक ड्रिल कर रहे हैं बाढ़ से बचाव के लिए। हिमाचल में ताजा तबाही के बाद उत्तराखंड ने रणनीति में बदलाव की शुरुआत कर दी है। अब अलर्ट जिला नहीं, सीधे ब्लॉक और तहसील स्तर पर जारी किए जाएंगे। इसके लिए जरूरी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। मौसम विभाग को और बारीकी से पूर्वानुमान देने को कहा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में सभी जनपदों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा गया है। जो भी आपदा से राहत बचाव के उपकरण हैं उनको ठीक करने के लिए कहा गया है। सबको ट्रेनिंग कराने के लिए कहा गया है। जो उपकरण खराब हैं उसको ठीक कराने के लिए, इस प्रकार से जो उपकरण की आवश्यकता है उसको खरीदने के लिए कहा गया है। बहरहाल बादल फटने की घटना भले ही हिमाचल में हुई हो, लेकिन उत्तराखंड में भी इसकी दहशत बनी रही। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को मौसम का अलर्ट देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के खास इलाकों के लिए जारी किया गया। इन क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांवड़ मेले की तैयारी को लेकर हरिद्वार में शुक्रवार को 6 राज्यों के अधिकारियों के साथ इंटर स्टेट मीटिंग हुई है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीजीपी दीपम सेठ अधिकारियों के साथ मेले में सुरक्षा व्यवस्था और कोऑर्डिनेशन को लेकर चर्चा की। मेले में तेज आवाज पर डीजे बजाने और बड़ी गाड़ियों पर रोक रहेगी और इसी के साथ ही मुख्य सचिव डीजीपी ने कहा कि पुलिस हुड़दंगियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। पुलकित शुक्ला हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पुलकित, मीटिंग में और क्या निर्देश, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर ये महत्वपूर्ण इंटर स्टेट मीटिंग आज की गई थी और ये मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में मीटिंग हुई है, जो उत्तराखंड के डीजीपी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, जिसमें अन्य राज्यों के भी सीनियर अधिकारी शामिल हुए। ये जो मीटिंग थी, ये समन्वय मीटिंग थी और इसमें किस तरह से मेले को सकुशल संपन्न करा जाए, पूरी तरह से कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इस तरह के कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और इसमें जो मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया को जो अधिकारियों ने ब्रीफ किया, उसमें बताया गया कि जो
एक कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाली जितनी भी चीजें होती हैं उन पर रोक रहेगी। जैसे कि तेज आवाज वाले डीजे हैं, निर्धारित जो मानक है उनके उन्हीं मानकों के आधार पर डीजे बजाया जाए, उसकी पुलिस व्यवस्था करेगी। जो बड़े वाहन है, बहुत ज्यादा बड़े वाहन है जिनकी वजह से अव्यवस्था होती है, जाम लगता है, ऐसे वाहनों पर रोक लगाई जाएगी। उसके अलावा कई हुड़दंगी तत्व भी कांवड़ियों के बीच में आते हैं और कहीं ना कहीं अव्यवस्था पैदा करते हैं, तो ऐसे हुड़दंगी तत्वों से भी पुलिस सख्ती से निपटेगी, ऐसा डीजीपी की ओर से कहा गया है, अधिकारियों की ओर से कहा गया है। देखिए, इस तरह की जो मीटिंग होती है, हर साल इस तरह की तैयारियों की मीटिंग की जाती है और इस तरह के निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है इन बिंदुओं को इम्प्लीमेंट करवाना, क्योंकि दूसरे राज्यों के कई जिलों से लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो इस तरह के लोग बड़े वाहन और बड़े डीजे लेकर आते हैं, तो उसको किस तरह से चिन्हित किया जाए, कौन लोग अव्यवस्था फैलाने वाले हैं, ये बड़ी एक चुनौती रहती है अधिकारियों के लिए। और इसीलिए इस बार ऐसा बताया गया है अधिकारियों की ओर से कि जो बड़े डीजे और बड़े वाहनों का जो ओरिजिन है, जिन जगहों से, जिन गाँव से, कस्बों से ये बड़े वाहन और बड़े डीजे निकल रहे हैं और हरिद्वार में आकर अव्यवस्था होती है, उनको वहीं पर चिन्हित किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा दूसरे राज्यों के लोकल प्रशासन की ओर से कि उन डीजे और उन वाहनों को वहीं पर रोका जाए। तो अगर ये चीज यानी कि इस बार जो मुख्य मुद्दा है, एक तो कोऑर्डिनेशन होता ही है कि कब किस रूट से यात्रियों को छोड़ा जाए ताकि एक साथ हरिद्वार में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा ना हो जाए, उसे अलग अलग दिन में तोड़ना होता है, भीड़ को डाइवर्ट करना होता है। और दूसरा जो इस बार का मुख्य फोकस है कि डीजे की आवाज ज्यादा ना हो, बड़े वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा ना हो, हुड़दंगियों पर लगाम हो ताकि स्थानीय लोगों को भी दिक्कत ना हो। और बहुत बार देखा गया कि कांवड़ियों में आपस में कई जगहों पर भिड़ंत हो जाती है, वो स्थिति भी ना बने। धन्यवाद आपका इस वक्त पुलकित पूरी जानकारी देने के लिए। इस बार कांवड़ मेले में डीजे की धमक और चमक शायद कुछ फीकी दिखे, क्योंकि पुलिस ने पहली बार 50 बड़े डीजे संचालकों को नोटिस थमाया। जो भी आएगा तय मानकों में ही बजेगा, नहीं तो उसे बॉर्डर से वापस कर दिया जाएगा। हरिद्वार कांवड़ मेले में शिव भक्त झूमते हैं, नाचते हैं और डीजे की धुन पर बोल बम के जयकारों से आसमान गूंज उठता है। लेकिन इस बार न डीजे की टक्कर दिखेगी, न ही साउंड की जंग, क्योंकि अब की बार पुलिस ने 50 डीजे संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है और उन्हें स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर मानक से ज्यादा डीजे का साउंड हुआ तो कार्रवाई होगी और डीजे बॉर्डर पर ही रोक दिए जाएंगे। इसके साथ ही कंपटीशन करने वाले डीजे संचालकों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। स्वयं को इस बात को इंश्योर करें कि जो भी ये डीजे बुकिंग जो कर रहे हैं वो डीजे जो है वो रिक्वायर्ड जो लीगल परमिटेड स्ट्रक्चर है उसके अनुसार हो, लीगली परमिटेड डेसिबल है वो उसके अनुसार हो। 12-15 फीट ऊंचे स्पीकर, स्पेशल बाउंसर टीम और थीम साउंड, ये सब किसी शो से कम नहीं होता था। लेकिन कई बार डीजे की टक्कर विवाद और झगड़े की वजह बन जाती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने इसे रोकने के लिए सख्ती अपनाई है। जो डिफरेंट स्टोरीज में आते हैं, एक दो तल्ले बना के चलते हैं, उनको निश्चित तौर पे हम रोकेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ उनकी जान के लिए खतरा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाईवेज में भी काफ़ी हाई टेंशन वायर क्रॉस करती हैं। कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन उसमें अगर शोर की जगह अनुशासन हो तो सुरक्षा और भक्ति दोनों बनी रहेंगी। इस बार पुलिस का रुख सख्त है, लेकिन देखना होगा कि ये डीजे का रिमोट कब तक नियमों के हाथों में रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा को लेकर पौड़ी प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर में कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर डीएम ने विभागों को 5 जुलाई तक पैदल मार्गों की मरम्मत, पेयजल, सफाई, शौचालय, लाइटिंग और सुरक्षा समेत सभी व्यवस्थाओं को वक्त पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
पे हमारा कांवड़ शुरू होने वाला है और नीलकंठ महादेव मंदिर के आसपास बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो इसको लेकर आज एक विस्तृत बैठक की गई, जिसमें उनको जो सफाई व्यवस्था है उसके संबंध में, जो अस्थायी वहाँ पे विद्युत लाइनें होती हैं, सोलर लाइट्स होती हैं, हमारे जल कनेक्शन होते हैं और साथ में जो पार्किंग आदि की व्यवस्था होती है, मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाए जाते हैं अस्थायी रूप से डॉक्टर्स के। तो इन सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की गई और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि 4 जुलाई के सबके अपने अपने डेडलाइंस भी दिए गए हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 12,82,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। गुरुवार को 11,754 भक्त पहुंचे केदारनाथ धाम। रोज लगभग इसी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं धाम और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अब तक बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। 10,39,000 श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम। मॉनसून में अब जब बारिश होने लगी है तो यात्रियों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर रोज पहुंच रहे हैं। उधर गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी 11,07,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के पवित्र दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 5,46,000 और गंगोत्री धाम में 5,61,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही धाम स्वच्छ बनाए रहे और बहुत अच्छा लग रहा और मौसम भी अच्छा है। 4 धाम की यात्रा पे है? हाँ जी, 4 धाम की। कहाँ दर्शन हो गए? अभी तो पहली बार यहीं आए हैं, अभी यमुनोत्री जाएंगे उसके बाद पहली बार दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। रास्ता भी बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, मजा आ गया देख के। गंगोत्री की यात्रा पे की 4 धाम की है? अभी तो गंगोत्री के दर्शन करें, आगे देखते हैं जैसा हिसाब बनता है। उत्तराखंड सरकार को ये संदेश देना है कि थोड़ा सा रास्तों पे ध्यान दे। उत्तराखंड में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए अब देहरादून की एफएसएल को डिजिटल जांच के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी तक प्रदेश की एफएसएल में पहले सिर्फ डीएनए, बिसरा और हैंड राइटिंग जैसे मामलों की ही जांच होती थी, लेकिन अब साइबर फॉरेंसिक की जांच भी यहीं पर हो सकेगी और इसके लिए करीब 64 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है और यूनिट का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। नई डिजिटल फॉरेंसिक यूनिट में अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर, डेटा रिकवरी टूल्स और मोबाइल एनालिसिस सिस्टम मौजूद होंगे। हमारा लेटेस्ट कहूंगा मैं कि आया, जो कि बहुत सालों से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि हो जाए, वो अभी उसमें ही हमें रिवैम्पिंग की आवश्यकता है, क्योंकि साइबर फोरेंसिक एक सतत प्रगतिशील फील्ड है। जैसे बाकी डीएनए में प्रोग्रेस जो होता है वो इतना शॉर्ट लिव्ड नहीं होता है, लेकिन साइबर फोरेंसिक में हर बार टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सॉफ्टवेयर बदलता है, नए सॉफ्टवेयर लाते हैं, तो उसमें हम लगातार प्रोग्रेस करना हमारा यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। हरिद्वार लक्सर रोड पर ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाया है। फेरोपुर चौक पर एआरटीओ ने ओवरलोडेड और डग्गामार वाहनों की चेकिंग की और इस दौरान एआरटीओ और पुलिस की ओर से 50 गाड़ियों का चालान भी किया गया, जबकि 10 गाड़ियां सीज की गई। और ये कार्रवाई हमारी आगे भी लगातार जारी रहेगी और ये जॉइंट चेकिंग हम लोग करते रहेंगे ताकि दुर्घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सके। किस तरह की कार्रवाई, मतलब किस तरह के चालान किए गए हैं? यहाँ पर सभी प्रकार के चालान हैं। ओवरलोडिंग से लेकर गाड़ियों की फिटनेस खत्म है, परमिट खत्म है, टैक्स नहीं है, सभी गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। हरिद्वार में श्यामपुर थाना क्षेत्र के सज्जनपुर पीली गांव में प्रधान पति और पंचायत सदस्य के पति में जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि वार्ड मेंबर के पति दीपक कुमार ने नाले के निर्माण को लेकर शिकायत की थी, जिस पर गुस्साए प्रधान पति और उसके समर्थकों ने पिटाई कर दी। इसी का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस जांच की बात कह रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।